सामाजिक में लेसन नंबर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद। अच्छा, कुछ याद है आपको? कोई आपसे पूछे कुलीन वर्ग किसे कहते हैं तो बता सकते हैं ना? जिसमें धनवानों को रखा गया है, जिसमें जो बहुत धनवान व्यक्ति है उसको रखा गया है, उसी को हम लोग कुलीन वर्ग कहते हैं। यहाँ देखो ब्लैक बोर्ड पर, हमारी तरफ देखो। और एक होता है मध्यम वर्ग। तो याद है ना मध्यम वर्ग के बारे में क्या? हाँ, गरीब आदमी माने इसमें उपस्थित आपका। आज का जो टॉपिक रहेगा बाबू, उदारवादी के क्रांति 1848 में। उदारवादी के क्रांति 1848। आप सब लोग पढ़ के आ रहे हैं उदारवादी क्या होता है, याद है? कोई बोलो, शैलेश बता रहा है। अरे बोलो यार, बोलो बोलो। उदारवादी का मतलब होता है जो लोग अपने धर्म को नहीं मानते हैं और अपने देश में तेजी से विकास को करने में ही लगे रहते हैं, उसी को उदारवादी कहते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उदारवादी। जैसे आप लोग हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग क्या कहलाएंगे? उदारवादी। आपकी मम्मी दिन रात पूजा करती है, वो क्या कहलाएगी? रूढ़िवादी। वो धर्म की प्राथमिकता देती है, उससे होगा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी लोग मन के शांति के लिए करते हैं। अगर पिताजी मेहनत न करें तो अगरबत्ती दिखावला से खर्चों नहीं मिले, ये भी होता है। देखिए, फिर भी लोग की मान्यता है कि हम जब अगरबत्ती दिखाते तभी हमारे हस्बैंड इतना ज़्यादा कमाते हैं, औरतों के सोच होता है। यूरोप में अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्य के उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुष ने संविधानवाद के मांग की राष्ट्रीय एकीकरण की मांग की छोड़ दी। माने बहुत ऐसे देश थे, जैसे जर्मनी हो गया। तो समझो मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, तुम 1 घंटा पढ़े ही नहीं, इतना परेशान हो गए। दोनों घींचे घास पड़ा था। चल गया। उदारवादी के क्रांति का मतलब क्या भाई? कि बहुत ऐसे देश हैं अभी स्वतंत्र नहीं हुए थे, वो किसी न किसी के गुलाम थे, जैसे जर्मनी, जैसे पोलैंड, जैसे ऑस्ट्रिया और जैसे हंगरी। तो वहाँ के जितने उदारवादी लोग थे वह सभी लोग चाहते थे कि हमारा भी देश क्या हो? स्वतंत्र हो। और इसके लिए उसने क्रांति कर दी। इसी को हम लोग कहते हैं उदारवादी के क्रांति। उदारवादी का मतलब होता है जो धर्म को नहीं मानते। बात समझे? तो थोड़ा सा इसमें लिख लो, याद हो जाएगा। बहुत अधिक देशों में ऐसे लिखो कि बहुत अधिक मत लिखो। कुछ देशों में अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ था। अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ था। अभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुआ था, जैसे जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया। ग्रेगर मंडल ऑस्ट्रिया के ही थे। ऑस्ट्रिया, हंगरी, मैंने ऐसे देश थे जो अभी स्वतंत्र नहीं होते। यहाँ के उदारवादी लोग अपने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे। स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहे थे। भाई तुम लोग सीखोगे नहीं, खाली बात करोगे। इसे उदारवादी के क्रांति करते हैं। का कर बुझेगा तार समाज में तू बनल बड़ी का जगह हमार समाज में हम बनल बने। चलिए
इसी उग्रवादी के क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। और ये क्रांति 1848 में। कभी भी आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं ना सब लोग? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सब अच्छा लोग, आप लोग सामाजिक के मास्टर हैं। यह क्रांति 1848 में हुई थी। उग्रवादियों ने मिलकर क्रांति की। आप भी क्रांति करेंगे, देश को बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। अब हमारे पास अगला हेडिंग आ रहा है, जर्मनी और इटली के एकीकरण। तो पहला जो बात होगा उसका नाम होगा जर्मनी के एकीकरण, उसके बाद से इटली के एकीकरण। ठीक है, लिखा गया। कोई भी पूछे जर्मनी के एकीकरण के बारे में तो आप लोग याद है, बताएगा ये कुणाल? अच्छा बता रहे थे, तुम बताओ ना, क्या दूसरे का फेरा मत जी रहे हो। आइए, अरे हम हैं ना, हम किस काम आएंगे भाई? आइए, बात होगा जर्मनी के एकीकरण की। जर्मनी एक देश थे और उसी देश के रहने वाले थे कौन? बहुत बड़ा एक तनाशाह था जिसका नाम था हिटलर। हिटलर का नाम आप सुने होंगे। यही जर्मनी है बाबू जो प्रथम विश्व युद्ध में सबको तबाह कर दिया था। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध तब खत्म हुआ जब अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिया। आज भी वहाँ के बच्चे जो जन्म लेते हैं लंगड़े लुगे जन्म लेते हैं जापान में 1945 में। 6 अगस्त 1945 को गिराया था, एक 9 अगस्त 1945 में। जापान एक ऐसा देश है जहाँ वहाँ 10 में पढ़ने वाला बच्चा मोबाइल का आविष्कार कर सकता है। वहाँ जितने बच्चे होते हैं उसके पिताजी कहते हैं तुम्हें मैं खर्चा नहीं दूंगा, तुम खुद कंपनी में कार्य करो, खुद पढ़ो। छोटा सा देश है लेकिन विकसित देश है। भारत इतना बड़ा देश है लेकिन विकासशील देश है। विकासशील का मतलब आपके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कोई कार्य करके कुछ कर सके। और जब हाँ अभी तक विकलांग परमाणु में इतना उसे इतना हरा किरण अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है आज भी। अब होंगे सब वैज्ञानिक होंगे रहेंगे आने वाले टाइम में देखेंगे। चलो वकीलों का प्रहार आज भी है। कल अब हम लोग बात करेंगे ना जर्मनी के एकीकरण। देखो इसमें होता क्या है ना, जर्मनी एक देश था। कुछ लोग हिंदी बोलते थे वो अलग रहते थे, अंग्रेजी बोलते थे अलग रहते थे, विज्ञान बोलते थे अलग रहते थे। अब उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति आए, हमारे विज्ञान के मतलब साइंटिस्ट जो होंगे, कुछ ऐसे व्यक्ति आए जो सभी को एक साथ क्या कर दिए, मिला दिए। उसी को हम लोग कहते हैं जर्मनी का एकीकरण। आपको याद है एकीकरण का मतलब होता है मिलाना, सबको मिलाना, सबको क्या करना, बहुत भाग्यशाली आप लोग होंगे कि अगर आपका कोई परिवार है और सबको मिला करके लेकर के चलते हैं। बात समझ रहे हैं? अब देखो हम तो बहुत दूर की बात नहीं करेंगे, खाली हम जर्मनी के एकीकरण की बात होगी तो समझे ना। तो जर्मनी में जो माने छोटे छोटे राज्य थे अलग अलग बटे हुए थे, लोग भाषा के आधार पर अलग अलग बटे थे, सबको क्या कर दिया गया, एक इकट्ठा कर दिया गया। उसी को क्या कहते हैं एकीकरण। थोड़ा 2 लाइन में लिख लो, लिखो जर्मनी में छोटे छोटे राज्य, वो तो लिख लीजिए आराम करो। जर्मनी में छोटे छोटे राज्य अलग अलग भागों में बटे हुए थे। जर्मनी में छोटे छोटे राज्य अलग अलग भागों में बटे हुए थे। अलग अलग भागों में बटे हुए थे। सभी राज्यों को एक साथ जब जोड़ दिया गया, सभी राज्यों को जब एक साथ जोड़ दिया गया, सभी राज्यों को जब एक साथ जोड़ दिया गया तथा सभी लोगों को भाषा के आधार पर एक साथ बांध दिया गया, जोड़ दिया गया, तथा सभी लोगों को भाषा के आधार पर एक साथ जोड़ दिया गया, तो उसे जर्मनी का एकीकरण कहते हैं।
एक साथ जोड़ दिया गया तो उसे जर्मनी के एकीकरण कहते हैं। प्रॉपर्ली को पूरा याद करो, तुम्हें बोर्ड में जाकर बैठना है और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सब लोग की याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? कोई भी आपसे पूछेगा तो बता देंगे कि नहीं बता देंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? अब आ जाओ इटली के एकीकरण। इटली के एकीकरण, इटली का नाम सुने हैं आप? माननीय श्रीमती सोनिया गांधी इटली के ही रहने वाली है। इटली के, समझ, इटली में उनका जन्म हुआ है। राहुल गांधी भी इटली का पढ़ा लिखा है। इटली का एकीकरण देखो, जगह जर्मनी की बात होगी वहाँ इटली की भी बात होगी। इटली में कई राज्य थे, सब राज्य अलग अलग बटे हुए थे, सब लोग भाषा के आधार पर अलग अलग बटे हुए थे। उन सभी को जब एक साथ बांध दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं इटली का एकीकरण। तो लिख लो, इसको भी लिखो। लिखो नहीं बता देते, लिखो। इटली एक देश है, इटली एक देश है और इसमें इटली एक देश है और इसमें अनेक छोटे छोटे स्थान थे और इसमें अनेक छोटे छोटे स्थान थे और उन सभी को जब एक साथ मिला दिया गया, स्थान थे और इन स्थानों को जब एक साथ मिला दिया गया तो उसे इटली का एकीकरण कहते हैं। तो इसे इटली का एकीकरण कहते हैं। तो इसे इटली का एकीकरण कहते हैं। आगे लिखना, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में कुछ विद्वानों ने अपना प्रमुख योगदान दिया। कुछ विद्वानों ने अपना प्रमुख योगदान दिया। पहला उसमें वैज्ञानिक आते हैं जो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, याद है? पहला है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। बहुत लंबा पाठ है, जल्दी खत्म हो जाता था, अगला पाठ शुरू। दूसरा लिख लेना काउर, काउर। तीसरा लिखना जिसोपे गैरिबाल्डी, जिसोपे गैरिबाल्डी, गैरिबाल्डी। नाम कितना अच्छा अच्छा है, जिसोपे गैरिबाल्डी। एक जी जा, अच्छा ये सूत्र है का जी? चलिए 1 मिनट पहले पढ़ो, अगर बाद बात करेंगे। पढ़ाई हो रहा है, ध्यान रखो। ये आपके 3 माने विद्वान है जो इटली के एकीकरण में अपना सहयोग दिए। अच्छा कोई बताएगा? आप तो पढ़े, जिसोपे मैत्सिनी कौन था? इसने इटली के एकीकरण में क्या योगदान दिया? तो इतना जरूर याद रखना कि जिसोपे जो मैत्सिनी था वह इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान दिया। सब लोग याद करो, जिसोपे मैत्सिनी इटली के एकीकरण में क्या किया? प्रमुख योगदान दिया। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ। और इसने एक पार्टी बनाई थी, रिपब्लिक पार्टी, याद है? रिपब्लिक पार्टी की इसने स्थापना किया था। ये यंग इटली के संस्थापक भी थे। इनका लक्ष्य शिक्षा के प्रत्यक्ष द्वारा इटली के एकीकरण करना चाहते थे।
माने इसकी कुछ बातें सुन लो जियोसेफ मैत्सिनी के, कि जो यंग इटली था, यंग इटली का ये संस्थापक थे। एक संस्था चल रहा था ना, माने इसमें यंग लोगों का रखा गया था, इसकी संस्थापक थे ये। और रिपब्लिक पार्टी भी ये बनाए थे, रिपब्लिक पार्टी भी ये बनाए थे, और ये पार्टी दोनों चलाते थे। और ये चाहते थे ना कि शिक्षा के द्वारा जो होता है पूरे इटली को एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाया जाता है। माने कहते हैं शिक्षा के द्वारा इटली को एकीकरण किया जा सकता है, सभी लोगों को एक साथ मिलाया जा सकता है, एजुकेशन। समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा लिख लो इसमें जियोसेफ मैत्सिनी में। अच्छा देखो, एक चीज़ हम बताते हैं, सुनो। ये जो सामाजिक आपका है, ये आपको आगे अगर पढ़ाई करनी होगी किसी अच्छे, वो तो देखो नसीब तो कोई नहीं जानता है कि जब यहाँ से आप निकल कर जाएंगे किसके संपर्क में आएंगे। हो सकता है कि कहीं डीएम की पढ़ाई आप पढ़ने लगे, हो सकता है लेखपाल की पढ़ाई पढ़ने लगे, हो सकता है बीडीओ बनना चाहते हैं आप, हो सकता है सेक्रेटरी बनना चाहते हैं आप, ये कोई नहीं जानता। फार्म अप्लाई आता है, हो सकता है रेलवे में जाना चाहते हैं आप, ये पूरा आपसे पूछा जाता है। पूछा जाएगा जियोसेफ कौन था, तो सब बच्चा लोग जो पढ़ रहे हैं आप बता देंगे। अरे कोई ऐसा पेपर आप उठा के देखिए जो आप पढ़े हो ना उसमें हो, लेकिन क्या होता है अच्छे से नहीं पढ़ते इसलिए नहीं हो पाता। तो लिख लो तनी, देखो जियोसेफ मैत्सिनी इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए थे। जियोसेफ मैत्सिनी इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए थे। जियोसेफ मैत्सिनी इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए थे। इसने रिपब्लिक पार्टी की स्थापना किया था। इसने रिपब्लिक पार्टी की स्थापना किया था। इसने रिपब्लिक पार्टी की स्थापना किया था तथा बाद में यंग इटली का भी संस्थापक बने। रिपब्लिक पार्टी का स्थापना किया था और बाद में यंग इटली का संस्थापक भी बने। यंग इटली का संस्थापक भी बने, बाद में यंग इटली के संस्थापक भी बने। कुछ और बातें लिख लेना, लिख लो कि जियोसेफ मैत्सिनी लिखा ना आगे, मैत्सिनी शिक्षा के द्वारा इटली का एकीकरण करने का प्रयास किए। इटली के एकीकरण करने का प्रयास किए। इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया और सफल भी हुए। आ जाओ काउर। सेकेंड आपका होता है काउर। देखो काउर कौन थे? काउर भी इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए। ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे और ये स्वतंत्रता में विश्वास भी नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी ये इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए। ये इटली की तरफ से थे और इसने क्या कितने युद्ध जीते थे? 2 युद्ध। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से जब युद्ध हुआ था तो ये जीते थे। जो काउर थे वो वो इटली के रहने वाले थे। जब सामने बैठे तो बात क्यों कर रही है भाई? ऐसे ही पढ़ाई होती है। जाके स्टूडेंट साला ये 1000 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किसी के हिम्मत नहीं कोई बोल दे, सब अपने पढ़ाई में बिजी है। इधर मास्टर पढ़ा रहा सामने बैठ के बात कर रहे। चलो काउर की बात हो रही थी। काउर कौन थे ना? ये कोई क्रांतिकारी थे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया और जब फ्रांस से युद्ध हुआ तो इस युद्ध में क्या किए थे? जीते थे। इस युद्ध में क्या किए थे? जीते। लिख लो। काउर इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए। तुम लोग एक भी याद नहीं होगा
आखिर क्यों पढ़ाया तो गया सब। काउर इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए। चलिए लिखो आगे। ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, ये कोई क्रांतिकारी नहीं थे, फिर भी इटली को कई युद्धों में जीत दिलाए, फिर भी इटली को कई युद्धों में जीत दिलाए, कई युद्धों में जीत दिलाए। हो गया। जिसपे गैरिबाल्डी के बारे में लिख लो तनी। देखो यह भी इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए। इटली के एकीकरण में प्रमुख योगदान निभाए। ये मैथ्सेनी से मिलकर, जिसपे मैथ्सेनी से मिलकर, जिसपे मैथ्सेनी से मिलकर इटली को, जिसपे मैथ्सेनी से मिलकर इटली को स्वतंत्र करा दिए, स्वतंत्र करा दिए।